दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं, जीएस के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, पर्यावरण के टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभी तक। खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आप जानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और हाँ, चूंकि जो 30 प्रश्न जीएस के आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, यह डिसाइसिव होते हैं, यही निर्धारित करते हैं कि कौन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा है। इसलिए पर्यावरण के जो 5 प्रश्न है, उन 30 प्रश्नों में इन 5 प्रश्नों को बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। इसलिए ये जो है पर्यावरण की जो ये टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बल्कि आरओ की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो और चाहे सीटेट की परीक्षा हो, सब में जहां भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये वो हॉट टॉपिक है जहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर ज्वाइन करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत हॉट टॉपिक है और यहां से प्रश्न जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, धारणीय कृषि। धारणीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? तो पहला प्रश्न है, धारणीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ आपको बताना है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हम बता देते हैं। जब भी आप पर्यावरण पढ़ने जाएंगे तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे, आप उनको देख के चकराइएगा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं, धारणीय कृषि। अब देखिए धारणीय शब्द है, ठीक है, धारणीय है, सतत है, सतत शब्द है, निर्वहनीय शब्द है, इसे निर्वहनीय कृषि भी कह सकते हैं, निर्वहनीय शब्द है। ठीक है, निर्वहनीय शब्द है। उसके बाद अस्थाई विकास, क्या है? अस्थाई विकास एक शब्द है। और अंत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द है। ठीक है ना, यह सब शब्द जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो यह शब्द, इन शब्दों से आपका लगातार सामना होगा। ठीक है ना, तो आज मैं इन शब्दों की जो कुंडली है, आखिर ये शब्द आए कहां से और प्रयोग कब किए जाते हैं, कब से इनका जन्म हुआ, तो इनकी पूरी कुंडली को आज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो सस्टेनेबल शब्द है या अस्थाई विकास, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? एसडीजीज, एसडीजीज, इसके बारे में एक हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने यह वीडियो हमारी अभी तक नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाइए यूट्यूब चैनल पे और वहां एग्जाम कांकस चैनल सब सर्च करिए और वहां आपको यह वीडियो मिल जाएगी। एसडीजी से रिलेटेड 17 एसडीजी लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य 17 निर्धारित किए गए हैं और इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। लेकिन इन 17 लक्ष्यों के साथ 169 उप लक्ष्य भी हैं जिनके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। और आने वाली परीक्षाओं में जिस हिसाब से यूपीपीसीएस ने पेपर बनाया, अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उसको जरा भी फॉलो किया तो 17 सतत विकास लक्ष्यों की जगह पे 169 उप लक्ष्यों के बारे में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप एसडीजी से रिलेटेड जो डेडिकेटेड वीडियो है उसको जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए सतत विकास या स्थायी विकास से संबंधित जो बात कर रहे थे हम लोग, उस पे आते हैं। देखिए अस्थायी विकास, सतत विकास, निर्वहनीय विकास या निरंतर विकास शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है? आयुसीएन ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। आयुसीएन, देखिए आयुसीएन एक इंटरनेशनल संस्था है और देखिए इंटरनेशनल पर्यावरणीय जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, शाम को ही उसे अपलोड किया है, उसको देख लीजिए। उसमें जितनी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्थाएं हैं या मानवाधिकार संगठन है उनके बारे में हमने पूरा डिटेल बताया है। आयुसीएन की के बारे में पूरा हमने वहां डिटेल में बताया है, इसलिए आयुसीएन के बारे में जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी हम शार्ट में बताते हैं। देखिए आयुसीएन का फुल फॉर्म बता देते हैं क्योंकि ये कहा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कि हम शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी पूछेंगे, तो आयुसीएन के फुल फॉर्म को हम बता देते हैं। देखिए आयुसीएन का फुल फॉर्म जो है वह है इंटरनेशनल 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 यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, आयुसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। साथ ही एक चीज और बता देते हैं आयुसीएन के बारे में कि रेड डाटा बुक यही जारी करता है। कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक
कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अब आ जाते हैं आज के प्रश्न पे। देखिए, धारणी शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था वह IUCN द्वारा किया गया था और IUCN ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट का नाम था विश्व संरक्षण रणनीति। क्या था? विश्व संरक्षण रणनीति। इसमें जो है IUCN ने सबसे पहले धारणीय शब्द, निर्वहनीय शब्द या सतत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है ना? अब देखिए, जब इस शब्द का प्रयोग IUCN ने किया तो इस शब्द की परिभाषा किसने दिया? IUCN ने इसकी परिभाषा नहीं दिया, इसकी परिभाषा दिया किसने? देखिए, मैं बताता हूं कि IUCN ने सतत विकास की परिभाषा नहीं दिया, बल्कि सतत विकास की परिभाषा आई 1987 में। डेट सब याद करते चलिएगा क्योंकि पर्यावरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 में WCED, इसका भी फुल फॉर्म हम बताते हैं। WCED का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो 1900, देखिए शब्द किसने दिया धारणी विकास का? IUCN ने दिया। उसकी रिपोर्ट थी विश्व संरक्षण रणनीति, इसी में उसने यह शब्द दिया था। लेकिन इसकी परिभाषा किसने दिया? तो 1987 में WCED यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंटल एंड डेवलपमेंट, इसने जो है सबसे पहले इसकी परिभाषा दी। ठीक है ना? और इसकी जो कार्य पद्धति थी उसकी व्याख्या की WCED ने, और जिसे UNO ने स्वीकार किया। ठीक है ना? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे स्वीकार किया। अब देखिए इसने परिभाषा क्या दी। WCED ने जो सतत विकास की परिभाषा दी, उस परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो W विकास द्वारा जो सतत विकास की परिभाषा है उसको हम लिखते चलेंगे, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा कि धारणीय विकास या अस्थायी विकास से आशय। ठीक है? मैं इसको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा वैज्ञानिकता नहीं हासिल करनी है, आपको केवल परीक्षा पास करनी है। ठीक है? इसलिए मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं इसकी परिभाषा आपको बता दूं जो आपके पूरे पर्यावरण जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कारगर होगा। ठीक है? तो धारणी विकास या अस्थायी विकास से क्या आशय है? तो धारणी विकास अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत, इस आशय क्या है? इसके अंतर्गत जो है भावी पीढ़ियों, क्या है? भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, क्या है? भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है? पूरा करना, यही धारणी विकास है। अब आप इसे एकदम रट लीजिएगा। धारणी विकास से आशय है कि धारणी विकास या स्थायी विकास ऐसा विकास है जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षमताओं की समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है ना? जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं जो है, उसकी पूर्ति की क्षमता जो है, उससे बिना समझौता किए हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, यही धारणी विकास है। ठीक है ना? एक बार जो है अब चलिए देखते हैं कि धारणी विकास की परिभाषा क्या है। क्या है? धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं, जिसे WCED ने दिया था। इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, इसमें आपको कोई वैज्ञानिकता नहीं लेनी है, इसलिए मैं इसे बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा कि धारणी विकास, देखिए मैं इसको लिखता चल रहा हूं कि धारणी विकास वह विकास है
धारणी विकास वह विकास है जिसके तहत धारणी विकास वह विकास है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ ठीक है, धारणी विकास वह विकास है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। क्या है? भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना? यह सबसे आसान परिभाषा है। क्या है? कि धारणी विकास वह विकास है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए, इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे व्यक्त करते हैं कि धारणी विकास अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना, मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है ना? भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना, ठीक है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है? पूरा किया जाता है। ठीक है? यह है धारणी विकास, स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना? वह विकास जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यह सबसे आसान परिभाषा है। या इसे यह भी कह सकते हैं कि धारणी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है। ठीक है ना? तो यह परिभाषा आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसी के दृष्टिकोण से आप इस प्रश्न को समझिए। अब आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, धारणी कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? अब देखिए, ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें सस्टेनेबल अथवा धारणी शब्द लगा है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बने रहे, मतलब वर्तमान पीढ़ी के लिए भी वह कारगर रहे और भविष्य के लिए भी उसका प्रयोग किया जा सके। तो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता से समझौता किए बिना भविष्य के लिए भी उसे सुरक्षित रखना, यही धारणी विकास है। और धारणी कृषि में भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, जो इस पीढ़ी में भी कार्य करे और अगली पीढ़ी के लिए भी वह सुरक्षित रहे। तो पहले प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है? अगला देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए, देखिए परित्याग है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो देखिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया पहले और आपको सतत विकास, धारणी विकास, इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया है। अब देखिए, उसी दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखिए, उसी परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को देखिए। देखिए, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत कौन सी अवधारणा है? तो आप जान गए होंगे, यह संपोषणी विकास है। देखिए, एक शब्द हमने यहाँ लिखना, एक शब्द हम भूल गए थे, संपोषणी विकास भी इसे कहते हैं। संपोषणी विकास है जिसमें भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत भी होती है और वर्तमान जो जनसंख्या है उसके सुखों को भी भोग लिया जाता है, उसका परित्याग नहीं किया जाता। ठीक है ना? तो इसे संपोषणी विकास कहते हैं। चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए और दूसरे कथन को आर कहा गया है। तो देखिए, कथन ए है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। देखिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो जैसे हमने आपको सतत विकास के बारे में बताया कि वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता को दोनों को पूरा करने की क्षमता इसमें है, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो है सही कथन है। ठीक है? अब इसका कारण देख लेते हैं। देखिए, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, ठीक है ना, मतलब समझौता किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, वही सतत विकास है। तो देखिए, हमने अभी परिभाषा में आपको पूरा सतत विकास के बारे में बताया, तो वही परिभाषा यहां भी दी गई है। तो देखिए, दोनों सही है, कथन और कारण सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है। ठीक है ना? तो इसमें कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है ना?
चलिए आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? इसमें से आपको बताना है कि कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो देखिए नीति आयोग। नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो क्या है? नीति आयोग। आप नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। देखिए नीति NITI नीति आयोग है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फुल फॉर्म मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म पूछे जाने के लिए सीधे कहा गया है, तो अब नीति आयोग का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति का N से मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और यह योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और स्थापना 1 जनवरी 2015 योजना आयोग को समाप्त करके, ठीक है ना। अब देखिए नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो इन दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंबर 1, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो सही है, बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 क्या है? यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ठीक है। अब इसका दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो देखिए दूसरा ऑप्शन नहीं सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है। केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन नहीं सही है। अब आपको बताते हैं कि एजेंडा 21 क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। क्या है? एजेंडा 21 के बारे में हम लोग जान रहे हैं। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 यह जो है धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ठीक है ना। एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21, ठीक है ना, एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। देखिए सीधे प्रश्न में भी यही लाइन दी है कि धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21, ठीक है ना। अब देखिए एजेंडा 21 आया कहां से, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। इसका नाम सीधे याद रखिएगा। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, उस सम्मेलन का नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा। 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिए, अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ वह कौन सा है, तो वहां प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन नहीं देता, बल्कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन दे देता है, ठीक है ना। तो यह भी याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन को ही प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और यहीं पर
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही यहीं पर सभी देशों ने सम्मिलित रूप से धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना, एक्टिंग प्लान जिसे कह सकते हैं, एक कार्यवाही योजना लॉन्च की और उसका नाम रखा एजेंडा 21। एजेंडा 21, ठीक है ना। जो कार्यवाही योजना देशों ने सम्मिलित रूप से लॉन्च की पर्यावरण के संबंध में, उसे कहा जाता है, धारणीय विकास के संबंध में ये योजना थी, उसे कहा जाता है एजेंडा 21, ठीक है ना। तो आप जान गए, जैसे आपके ऑप्शन में दिया है जोहान्सबर्ग में हुआ, तो जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ बल्कि रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ था, जहां एजेंडा 21 को अपनाया गया था। यह एक धारणीय विकास से संबंधित कार्यवाही योजना है, एजेंडा 21। देखिए कभी परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो पर्यावरण ऑप्शन में रहता है तो पर्यावरण से है, अगर धारणीय विकास ऑप्शन में रहता है, पर्यावरण नहीं रहता है तो धारणीय विकास से है, और अगर दोनों ऑप्शन में रहता है तो इन दोनों से एजेंडा 21 का संबंध है। और यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, एजेंडा 21। अब चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों आप अपने अनुभव भी लिखते जाइए, आप हमें कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है और हम आपके सपोर्ट के लिए ही यह कार्य कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब आज का छठा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न तो हो गया, ठीक है, तो आज के छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए ऊपर वाले प्रश्न से ही रिलेटेड यह भी प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था। तो अभी हमने बताया कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे डर है कहीं आप भूल न जाए, इसलिए मैं इसे एक बार फिर लिख देता हूं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र, एक बार यही प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के नाम से भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। 1992 में इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है ना। अब यह प्रश्न आप कभी नहीं गलत करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसको दोहरा भी रहा हूं। अब देखिए पृथ्वी सम्मेलन +5, अब देखिए उसी से संबंधित है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए ऑप्शन है वर्ष 2005 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 1997 में। तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन +5, अब आप देखिए इसमें पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, +5 का मतलब है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कौन सा सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन +5 सम्मेलन हुआ 1997 में। 1992 और +5 1997 में पृथ्वी सम्मेलन +5 सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1997 में आप जानते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, और उसी की समीक्षा के लिए, प्रगति की समीक्षा के लिए 5 वर्षों के बाद 1997 में पृथ्वी +5 सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है ना। अब देखिए ये पृथ्वी +5 शिखर सम्मेलन आयोजित कहां किया गया था, तो यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, अमेरिका में, ठीक है ना। पृथ्वी +5 जो शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। तो यह याद रखिएगा कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 5 वर्षों के बाद 1997 में पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन किया गया, न्यूयॉर्क में, यूएसए में किया गया था। और इस आयोजन का उद्देश्य था कि जो निर्णय 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लिए गए थे वह कहां तक सफल रहे और उस पर जो कार्य किए जा रहे हैं वह कहां तक पहुंचे, बस इसी के बारे में चर्चा करना था, इसी के बारे में अनुमान लगाना था, ठीक है ना। तो चलिए पृथ्वी +5 शिखर सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आज का 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहां अवस्थित है। ऑप्शन ए है बेंगलोर में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है नागपुर में, और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो बताइए नीरी कहां स्थित है। और आप अगर परीक्षाओं से जुड़े हैं तो भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न जरूर पूछा गया है, 100% पूछा गया है। अगर कोई कंपटीशन की परीक्षा दिया हो तो उसके सामने यह प्रश्न कई बार गुजरा होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहां स्थित है। तो नीरी स्थित है नागपुर में, सी ऑप्शन सही है। नीरी कहां स्थित है,
नागपुर में स्थित है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए नीरी का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। नीरी का फुल फॉर्म क्या है, देखिए NEERI। नीरी कहाँ स्थित है, यह नागपुर में स्थित है और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आप भी इसे लिख सकते हैं। तो नीरी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। नीरी कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। इसे याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न को नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, जो अभी हमने ऊपर चर्चा की, नीरी कभी कभी नीरी के नाम से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। कब और कहां स्थापित किया गया, तो कहां स्थापित किया गया ये तो हमने आपको बताया, नागपुर। और जब आप नागपुर को पकड़ेंगे तो देखिए इसमें सन भी दिया है 1958 में नीरी की स्थापना नागपुर में महाराष्ट्र में की गई। नागपुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो नीरी की स्थापना कहाँ की गई है, 1958 में नागपुर महाराष्ट्र में नीरी की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। आज का 10वां प्रश्न देख लेते हैं। NEA से क्या आशा है, NEA से क्या आशा है यह बताइए। तो ऑप्शन ए है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन बी है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी और ऑप्शन डी है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो बताइए NEA से क्या आशा है, तो NEA से आशा है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। देखिए NEA के बारे में जान लेते हैं। नेशनल इन्वायरमेंट MENT है, इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ठीक है। आप भी इसे जान लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। NEA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, ठीक है ना। यह राष्ट्रीय पर्यावरण पर एक अपीली प्राधिकरण है और इसका गठन जो है तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, किया गया था। इसे राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया है। तो NEA की स्थापना कब की गई है, 1997 का एक अधिनियम है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम के तहत, अधिनियम 1997 के तहत इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यानी ये का मतलब क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, ठीक है ना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान यानी WMO, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो जो WMO है वह जो है UN की एक विशेषज्ञ एजेंसी है WMO, ठीक है ना। WMO UN की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दिशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। क्या है, वातावरण की दिशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। तो विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है, ठीक है, वह UN की एक एजेंसी है, ठीक है, और यह पर्यावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत में 2030 तक के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। देखिए हमने सतत विकास लक्ष्यों पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है और हमने बताया था कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, एग्जाम कांकर्स चैनल को सर्च करिए, आपके सामने वह वीडियो आ जाएगा। सतत विकास लक्ष्य को डेडिकेटेड वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। देखिए जैसे मैंने बताया था प्रश्न भी वैसे ही पूछा गया है। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी
प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो यह कौन सा लक्ष्य है जिसमें पानी की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की गई है, आपको बताना है। अब देखिए एसडीजी 6 है, एसडीजी 7 है, एसडीजी 8 है या एसडीजी 9 है, इसमें कौन सा है? तो देखिए पानी की उपलब्धता यानी स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित जो सतत विकास लक्ष्य है वो पहला एसडीजी 6 है, ये ऑप्शन सही है। एसडीजी 6 जो है वह स्वच्छ जल, एसडीजी 6 क्या है? स्वच्छ जल व स्वच्छता की बात करता है। एसडीजी 6 में क्या है? स्वच्छ जल व स्वच्छता की चर्चा की गई है। एसडीजी 7 में क्या है? एसडीजी 7 में क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा इसे मान सकते हैं, किफायती व स्वच्छ ऊर्जा कह सकते हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा की चर्चा किसमें की गई है? एसडीजी 7 में की गई है। एसडीजी 8 में जो है, एसडीजी 8 में क्या है? आर्थिक वृद्धि की बात की गई है, आर्थिक वृद्धि की बात की गई है एसडीजी 8 में। और जबकि एसडीजी 9 में क्या किया गया है? उद्योग व्यापार और नवाचार से संबंध में। एसडीजी 9 में क्या है? उद्योग व्यापार, उद्योग नवाचार है, उद्योग नवाचार व बुनियादी ढांचे के संबंध में एसडीजी 9 है, ठीक है ना। बुनियादी ढांचे के संबंध में एसडीजी 9 बात करता है, ठीक है ना। तो देखिए पानी की उपलब्धता 2030 के लिए सभी 30 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता का जो उल्लेख किया गया है वह एसडीजी 6 में किया गया है, इसे याद रखिएगा। और एसडीजी वाला वो डेडिकेटेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला 13वां प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत पॉपुलर प्रश्न है, आपके सामने आया भी होगा। तो वर्ष 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, इसे याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को यानी ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है छाता विधान के नाम से, ये ऑप्शन सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी ईपीए को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया और इसे ही छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से या छाता विधान के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा यह प्रश्न, ठीक है। इसे मैं इंपॉर्टेंट बता भी दे रहा हूं अभी से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। आज का 15वां और आखिरी प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इसे एनजीटी के नाम से जानते हैं। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? इसके बारे में बताइए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में और वर्ष 2011 में। तो देखिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना हुई थी वह भारत सरकार द्वारा 2010 में हुई थी और इसकी वास्तविक तिथि है 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। यह इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जो है एनजीटी के द्वारा क्या किया जाता है? एनजीटी के जो कार्य है उसका कार्य क्या है? एनजीटी का जो कार्य है वो कार्य क्या है? यह जो है पर्यावरण संरक्षण वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है, अन्य प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। संबंधित मामलों का निपटारा करता है। कौन निपटारा करता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निपटारा करता है। कौन करता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। आपको पता है कि जब भारत में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य कोई भी शुरू होता है तो उस या कोई भी इंडस्ट्री कहीं लगाई जाती है, कोई मान लीजिए कोई सिटी का प्लान बन रहा है, तो जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एनजीटी की सहमति लेनी होती है। आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बार एक सांस्कृतिक सम्मेलन यमुना जी में हुआ था। उस सांस्कृतिक सम्मेलन के बाद जो वहां नुकसान हुआ था, पर्यावरण को जो क्षरण हुई थी, श्री रविशंकर के द्वारा वह सम्मेलन किया गया था, उस पर एनजीटी ने भारी भरकम जुर्माना लगाया था, ठीक है ना। तो एनजीटी की सहमति सबसे पहले ली जाती है, चाहे इंडस्ट्री की स्थापना हो, कोई चाहे सिटी की प्लानिंग हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे रेलवे लाइन का निर्माण हो। जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मामला बनता है, निर्माण की बात होती है, और अगर वह किसी ऐसे पर्यावरणीय क्षेत्र से गुजरता है तो
सबसे जो सेंसिटिव है, तो सबसे पहले एनजीटी की सहमति होना आवश्यक है और अन्यथा एनजीटी उस पर कार्रवाई करता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2010 में की गई थी। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इसका कार्य है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन से संबंधित मामलों का निपटारा करना, ठीक है ना। देखिए कभी कभी यह पूछ लेता है कि एनजीटी के जो चेयरमैन है तो वह कौन है, तो हम बता देते हैं आपको। एनजीटी के जो वर्तमान चेयरमैन है, यानी एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो वर्तमान चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन एनजीटी के जो है वह है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। तो यह एनजीटी के वर्तमान चेयरमैन है। इनके बारे में भी जानिएगा क्योंकि कभी कभी एनजीटी के चेयरमैन के बारे में पूछ लेता है। तो एनजीटी के जो वर्तमान चेयरमैन है वह जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह प्रश्न इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ वहां से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत